अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस हमारे पास दो टर्म हैं। बेसिकली इसमें जो मेन टर्म है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे पास हड्डी, जोड़ या पट्टों की जलन या सोजिश है होती है। इसको अंग्रेजी ज़बान में वही कह देंगे कि स्वेलिंग ऑफ जॉइंट और कार्टिलेज और लिगामेंट, और जिसके जरिए आपके पास इन्फ्लेमेशन की आप टर्म यूज कर लें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज आर्थराइटिस में। और इन्फ्लेमेशन के अंदर आप 5 कैरेक्टर जो आर कैरेक्टर जैसे रेडनेस, वार्म, ये आप देखते हैं। रूमेटाइड हमारे पास बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो रियोमेटिज्म से निकली है। रियोमेटि रियोमेटिज्म जो है हमारे पास एक ऐसा अमल है, द प्रोसेस इन विच बॉडी सेल्स रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मल सेल, or we can say the process in which body cell react against the normal cell। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हमारे पास बॉडी के जो नॉर्मल टिश्यूज या सेल हैं वो बॉडी खुद ही उसको डैमेज कर रही है। अब ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास ये होता है कि वो बेसिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ हमारे पास करेक्टर जैसे कुछ सेल हैं डब्ल्यूबीसी, वो बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल है या जो डैमेजिंग हमारे पास सब्सटेंस है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर क्या है कि बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है या इम्यून सिस्टम है जो बॉडी का, वो बॉडी के नॉर्मल सेल जो कि जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर जो हमारे पास जो साइनोवियल जो कैविटी है जहाँ पर दो हड्डियां मिल रही हैं, जैसे आमतौर पर मैं घुटने की बात करूं तो वहाँ की जो साइनोवियल कैविटी के अंदर जो नॉर्मल सेल है उन्हीं के अगेंस्ट काम करने लग जाए, तो ये मेरे पास बनेगी रूमेटाइड आर्थराइटिस। बेसिक इसका ये, इसके कुछ कैरेक्टर भी होते हैं कि आपके पास हल्के का अगर कोई आम बंदे के अंदर इसकी तशखीस कैसे होती है तो उसमें आमतौर पर उसमें लॉन्ग टर्म पेन उसका एक है, एक फीचर जो क्लिनिकली आपको उससे आइडिया मिलता है। लेकिन अभी इसके अंदर अभी हम वो देखते हैं आगे के इसके अंदर टेस्ट कौन कौन से। रूमेटाइड आर्थराइटिस की डेफिनेशन बनिस्बतन हमारे पास जो या हमारे पास इस टर्म्स के हवाले से जो ये बनी है वो ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के नॉर्मल सेल हमारी बॉडी के डैमेज कर रही है, हमारी बॉडी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर रही है। अच्छा, इसके करेक्टर में लिखा हुआ है क्रॉनिक। क्रॉनिक हमारे पास क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। अच्छा, रूमेटाइड आर्थराइटिस हमारे पास नॉन क्योरेबल है, मतलब इसका परमानेंट इलाज नहीं है, आपके पास 100% रिकवरी नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर हम उसके जो डिजीज के जो करेक्टर हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और उसकी डिजीज की जो प्रोग्रेशन है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, एक हद तक हम उसको पॉज कर सकते हैं। लेकिन हम जो डिजीज ने जो उस पेशेंट के अंदर जो डैमेज कर दिए उसको हम मिनिमम मतलब वो हम रिकवर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक शीशा है, शीशे का गिलास है, वो आपने ड्रॉप, वो आपसे गिर गया, अब वो टूट गया, शीशे का गया, अब उसका एक एक टर्मिनल या एक अगर मैं कहूँ कि उस गिलास का सिरा टूट गया, अब वो तो टूट चुके हैं, अब मजीद उस गिलास को मैं टूटने से मैं वो बचा सकता हूँ, जो सिरा टूट चुका है उसको मैं टूटे ही रहने दूंगा। और बाकी हमारे पास कोई ऐसी कोई शो पीस है जो एक समझ लें बड़े किस्म का हमारे पास एक शो पीस था जिसका हमारे पास एक एक सिरा या एक उसका पॉइंट या टर्मिनल एंड टूट गया, लेकिन अब हम मजीद टूटने से उसको हम वो बचा सकते हैं। या हम हमारे पास कोई चीज है जो बच्चे छेड़ते हैं, मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास वो दीवारों के अंदर कोई फाउंटेन हमने फिक्स करवाया, अब छोटे बच्चों ने उसके अंदर वो डैमेज देने लग गए, एक हद तक वो डैमेज दे दिया। या लकड़ी के अंदर जैसे दीमक की मिसाल है कि लकड़ी के अंदर अब हम उसके ऊपर स्प्रे करके उसको रोक सकते हैं, तो इसी तरह हम रूमेटाइड आर्थराइटिस जितनी बॉडी के अंदर उसने डैमेज कर दिया वो तो अब खैर है, वो तो अब हो चुकी है, लेकिन अब हम मजीद डैमेज को अब हम रोक सकते हैं। वो हम कैसे रोकते हैं ये इसके बारे में आगे देखते हैं। अब ये क्रॉनिक की जो टर्म की जो मैं बात करता, क्रॉनिक बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की अगर मैं डायग्नोस्टिक की बात करूं तो ये भी हमारे पास 2 से 3 महीने लगा देते हैं। इसका यही है कि रूमेटाइड शुरू के 1.5 से 2 महीने तक तो सिम्टम ही नहीं देता, और
के अंदर मैं बात करूँ, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर्स ही बहुत कम है, या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज ही बहुत कम है बनिस्बतन यूरोप के। या मैं बात कर लूँ आपका जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतर है बनिस्बतन पाकिस्तान के। रूमेटाइड आर्थराइटिस की एक और, ये हमारे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून एक ऐसा प्रोसेस है, ये अगर मैं बात करूँ ऑटो इम्यून, या फिर इसका दूसरा आपने सिनोनिम सुना होगा, ऑटो इम्यूनाइजेशन। मतलब एक ऐसा अमल जिसके अंदर बॉडी के सेल खुद ब खुद दूसरे सेल को इनगल्फ कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं। सही। इसके बाद हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी, मतलब ये किन किन खत्ते में, किन किन चीज़ों में, मतलब यानी किन किन पॉपुलेशन के स्पेसिफिक उसके अंदर हमारे पास पाया जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे एपिडेमियोलॉजी ये कि हमारे पास बेसिकली तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्री में इसकी अगर मैं बात करूं, वाइड है। जैसे ब्लैक, अगर मैं अफ्रीका को हटा दूं, मैं यूरोप में मैं वो आ जाऊं, थोड़े से नॉर्दर्न की तरफ में आ जाऊं, जो कि हमारे पास लो ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहां पर इसकी जो हमारे पास है अकरेंस ज्यादा है बनिस्बतन अफ्रीका के। बाकी हमारे पास जितना भी लिटरेचर है, ये बाहर बाहर के वो ममालिक का, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड का, तो फिर हमारे पास अपनी हमारे पास तो अपने रीजन का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर भी इसकी हुई थी कुछ टेस्टिंग, तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 0.5 to 1.3 गैस, ये हमारे पास इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा आया था। एज की बात करें तो रूमेटाइड आर्थराइटिस कोई एज के अंदर लिमिटेड नहीं है, मिसाल के तौर पे ये थ्रू आउट द लाइफ हो सकता है। अच्छा, यही इसका करेक्टर है जो इसको हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस से अलग करता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर हमने देखा है थोड़े ज्यादा एल्डर पेशेंट, जो आमतौर पर 45 प्लस के अंदर ज्यादा देखे गए बनिस्बतन रूमेटाइड के। और ऑस्टियो का एक और फीचर है कि ऑस्टियो के आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट है उसके अंदर मोटापा पाया जाता है बनिस्बतन रूमेटाइड के, जिसके अंदर मोटापा नहीं है। ऐसे इसमें हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में 3:1 फीमेल, मतलब अगर हम 4 पेशेंट उठाते हैं तो चार चार में से 3 जो होंगी वो फीमेल है और एक हमारे पास मेल है। ऑस्टियो के अंदर ये रेशो 8:1 और 9:1 के करीब है, क्योंकि फीमेल के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस के केसेस ज्यादा है। इसीलिए आपके पास एक नेस्ले कैल्शियम का कुछ हमारे पास वो आते थे, नेस्ले के कैल्सिलॉग करके कैल्शियम के सप्लीमेंट, उसके अंदर भी इसी चीज को टारगेट किया गया फीमेल पेशेंट को। और हमारे पास ग्लैक्सोस्मिथ के जो हमारे पास जो कैल्शियम के सप्लीमेंट वो आते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास फीमेल को टारगेट किया गया, जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम की कमी को हमारे पास एक ऑरेंज कलर से वो प्रोमिनेंट किया गया था। इसके अंदर अगर आपने वो ऐड देखा हो तो उसके अंदर भी हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर वो कैल्शियम का रोल बताया था। अच्छा, एटियोलॉजी किन किन वजूहत की वजह से होता है आर्थराइटिस? बेसिकली हमारे पास ये, इसको हम कह नहीं सकते कि इसकी क्या मेन वजह है, लेकिन ये है कि हमें देखा गया कि जिन फैमिलीज के अंदर या जिन फैमिली ट्री के अंदर कोई बीमारी है, तो उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी बनिस्बतन ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल के। बाकी इसके अंदर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो भी आपके पास, मिसाल के तौर पे कभी कभार आपका ट्रॉमा भी आर्थराइटिस को, जो ऐसे मिसाल के तौर पे आपको किसी को इंजरी हुई तो उसके बाद भी हमारे पास आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लाजमी है, लेकिन चांसेस कुछ हद तक ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पीसीओएस होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसके अंदर भी देखा गया कि फीमेल्स के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस पीसीओएस आपके पास ओबेसिटी, मोटापे के अंदर वो होती है, तो पीसीओएस के अंदर मोटापा भी जो है वो पीसीओएस को ट्रिगर करता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, या मैं कहूँ कि ये बीमारियां आपस में लिंक करती हैं। बाकी इसकी अब तक कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है। जब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी इन शॉर्ट के, मतलब इसमें किस तरीके से डैमेज करती है, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि आपकी बॉडी के सेल, जो आपके इम्यून सेल हैं, टी सेल हैं, डब्ल्यूबीसी सेल हैं, बीटा सेल हैं, लिम्फोसाइट हैं, कोई भी जो आपकी बॉडी में इन्वेडर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, वो अब क्या है कि वो इन्वेडर्स को छोड़ के नॉर्मल सेल को डैमेज कर रहे हैं।
ये आपके पास कहलाती है, मतलब ये जो कंडीशन ये आपका आर्थराइटिस के अंदर है। और दूसरा इसके अंदर इसमें वो डिफाइन जो जैसे उन्होंने किया हुआ है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू, कि मतलब उसके अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता आपका इम्यून सिस्टम। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके अंदर क्या क्या करेक्टर हैं जो आप देख के आप वो आइडिया लगा सकते हैं। पाकिस्तान वही बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पर क्लिनिकली प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल है कराची में। कराची में तो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कराची के अंदर एक ही यू आगा खान के अंदर आर्थराइटिस के ज़्यादा रेमाटोलॉजिस्ट हैं, बाकी हमारे पास मेड साइन है उसके अंदर है, बाकी लिमिटेड है। और इसमें क्लिनिकल में सबसे मेन जो होती है वो बंदे की थकावट से वो अंदाजा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स आता है जो कहता है उसको लॉन्ग टर्म पेन है, तो हम उसके अंदर एक हमारे पास एक हाइपोथेटिकल हम गैस लगाते हैं कि उसके अंदर हमारे पास आर्थराइटिस है। बाकी मॉर्निंग सिकनेस भी, जैसे वो सुबह के वक्त अचानक से दर्द उठने या सुबह उठने के बाद दर्द रहते हैं। अच्छा, ऑस्टियो और रेमेटाइड में भी यही फर्क है कि रेमेटाइड में जो मॉर्निंग सिकनेस या मॉर्निंग पेन जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा होता है बनिस्बतन ऑस्टियो के। और ये आर ए या जो मैं कह दूं रेमेटाइड का तकरीबन इसका वो ड्यूरेशन 30 मिनट से भी ज्यादा होता है। ऑस्टियो के अंदर हो सकता है कि कम हो, 30 मिनट से कम हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन इसका ड्यूरेशन का ये है कि ज्यादा होता है। रेमेटाइड के अंदर मॉर्निंग सिकनेस का पेन ज्यादा है बनिस्बतन ऑस्टियो के। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आगे तो अब जो पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर आपने हाइपोथेटिकल गैस लगा के आपने उसकी एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट कर दी। लेकिन अब आप उसको कंफर्म कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अब आपके पास ओपीडी में थे, एक पेशेंट आया पेन पेन के इश्यू लेके, आपने उसको सिंपल एनसेड या कोई भी कॉम्बिनेशन दिया और उसके आपने टेस्टिंग कर ली। एम्पेरिकल थेरेपी वो बिफोर कंफर्मेशन ऑफ डिजीज, मतलब आपके पास अभी डायग्नोस कंफर्म नहीं होता तो आपने उसके कुछ सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए वो दे दी। अब एम्पेरिकल थेरेपी के बाद आपने लैब में उसके वो कुछ टेस्ट करते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो बेसिक स्पेसिफिक टेस्ट है वो रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट है, आरएफ टेस्ट। इसके अंदर अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो आपके पास उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या है कि वो कंफर्म में होता। आरएफ टेस्ट पाकिस्तान के अंदर इतना आइडिया नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लड टेस्ट से वो आज वो होता है, और एक्सरे इमेजिंग के जरिए हम वो लिगामेंट्स के अंदर वो डैमेजिंग देख लेते हैं, या मैक्रोफेज की कॉलोनी या मैक्रोफेज की हम हमारे पास वो टर्बिडिटी शो होती है एक्सरे के अंदर की, मतलब एक धुंधलापन या दुधलियापन हमारे को दिखता है। बाकी सी रिएक्टिव प्रोटीन भी हमें कुछ आइडिया देता है। ईएसआर हमारे पास जो होता है, अगर यही बात करूं मैं ऑस्टियो के मुकाबले में, तो ऑस्टियो जो है वो ईएसआर सेडिमेंटेशन रेट को फ्लक्चुएट नहीं करता, जबकि रूमेटाइड जो है ये आपके फ्लक्चुएशन रेट को भी चेंज करता है, इसमें बढ़ा दिया। आपके पास आरएफ फैक्टर टेस्ट होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो उस पेशेंट में मैं कह सकता हूँ या उस सब्जेक्ट के अंदर जो है डिजीज कंफर्म है। अच्छा, अब हम पेशेंट को क्राइटेरिया ये देने के लिए, एक कप 65 ये आमतौर पे फिजिशियन के अंदर है होती है। बेसिकली हम पेशेंट को हम क्लासिफिकेशन कैसे होती है, पेशेंट की क्लासिफिकेशन हम तीन में करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब कर्व 55 ये 5 पैरामीटर है, इसमें आप देखें, सी से कंफ्यूजन, यू से यूरिया क्लियरेंस या यूरिया लेवल, आर से रेनिन, और बी से ये हमारे पास आ गए, और सी एफ ये 6 5 ये एज के हैं। ये 5 पैरामीटर हैं जिसके अंदर हमारे पास ये देखा जाता है कि कर्व 65 के स्कोरिंग की वो बेसिस पे हम उसके पेशेंट को क्राइटेरिया करते हैं, उसी हिसाब से हम उसके रेजिमेंट या डोजेज को हम डिजाइन करते हैं। अगर किसी के अंदर 0 to 1 यानी कि कोई भी एक करेक्टर पाया जाता है, 5 में से कोई एक भी पैरामीटर है, तो हम उसको माइल्ड में लाएंगे। माइल्ड का मतलब है कि उसको हम मेडिसिन देंगे और उसको हम आउट चार्ज कर देंगे या डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब ओपीडी के अंदर हम डील करेंगे। अगर उसमें दो या दो से ज्यादा करेक्टर हैं, 2 से 3 तक करेक्टर हैं, तो हम उसको मॉडरेट कैटेगरी में लाएंगे। मॉडरेट के अंदर है कि हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं या हम उसके अंदर क्लोज मैनेजमेंट करेंगे। और अगर 3 to 5 है तो हम उसको कंपलसरी है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना ही है। और हो सकता है कि अगर इसमें वो ज्यादा है तो हम उसको आईसीयू की तरफ, इंटेंसिव केयर की तरफ भी ले जाएंगे। अच्छा, कर्व 65 के इंडेक्स के हिसाब से ही हमारे पास रेजिमेंट हम वो डिसाइड करते हैं। हमारे पास जो मिसाल के तौर पे अगर माइल्ड कंडीशन है तो उसको हम ओरल रूट हम प्रेफर करेंगे, और उसको हम लो सेंसिटिव एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन की जगह हम दूसरी दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, को
अमोक्सिक्लेव जिसको हम ऑगमेंटन कहते हैं। अगर हमारे पास सीवियर की तरफ है तो हम उसके अंदर उसी के हिसाब से देखेंगे, हम आई आईवी रूट पे चले जाएंगे। बस फिर क्लिंडामाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, और साथ ही साथ ये हमारे पास ये नॉर्मल डोजेज हम डिमार्ट्स के अंदर बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के भी इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर जितने भी बायोलॉजिकल डिमार्ट्स हैं ये आमतौर पे इन्फ्यूजन के अंदर ज्यादा अवेलेबल है, डिमार्ट्स के ये वो आगे है। अच्छा, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो के दरमियान कुछ ये डिफरेंस बताए हुए हैं कि इसमें फीमेल, यहाँ पर इक्वल जेंडर प्रेवलेंस लिखी हुई है ऑस्टियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर कई जगह पर ये 8:1 के करीब भी है। ये डिपेंड करता है कि आपने जहाँ का सैंपल लिया वहाँ की वो लाइफ स्टाइल, वहाँ के लोगों का रहन सहन पे भी डिपेंड करता है। मॉर्निंग स्टिफनेस वही कि उसकी लेस देन 30 मिनट है, मतलब शॉर्ट टर्म में का पेन का और रेमेटाइड का ज्यादा है। एज उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो प्रोबेबिलिटी, अगर एज ज्यादा है तो आपके पास ऑस्टियो के चांसेस मतलब इंक्रीज हो, इनहेंस करेगा एज एक फैक्टर, और उसके अंदर रोमेटाइड एज को नहीं करता। ESR सेडिमेंटेशन रेट रोमेटाइड के अंदर आपका बढ़ता है और उसके अंदर नहीं, ऑस्टियो के अंदर नहीं बढ़ता। ऑस्टियो के अंदर आपके पास मोटापा। एक और चीज है, ऑस्टियो का पेन थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इस सेंस में कि मतलब एसिमेट्रिकल पेन है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आप वो बता सकते, और आमतौर पे इसका दर्द आपको बैक या कूलों की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। और रूमेटाइड का आमतौर पे टर्मिनल जो आपका छोटे जॉइंट है, जैसे आपको हथेली हो गई, हाथ की उंगलियां हैं हो गई, या पैर की कलाई वगैरह, इस तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल से मुराद है कि आपने विदाउट मेडिकेशन या आप मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। नॉन फार्माकोलॉजी के अंदर आपने कोई डाइट अच्छी कर दी, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपने वो रूटीन चेंज कर दी, या आप सर्जरी की तरफ चले गए। सर्जरी के बाद कुछ वो मेडिकेशन यूज है होती है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हमारे पास एंक्लोप्लास्टी जिसके अंदर हम वो पूरा एक जॉइंट हम वो रिप्लेस करते हैं, उसके बाद हम बायोलॉजिकल डिमांड्स या कोई कोई भी हम वो कुछ मेडिकेशन देते हैं, और सर्जरी के बाद शॉर्ट टर्म के लिए 7 दिन या 14 दिन के लिए। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास बेसिक वही है, एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसके अंदर क्या है, आपने उस सिम्टम को मिनिमाइज करना है। सबसे पहला सिस्टम क्या, इन्फ्लेमेशन है उसको वो रख दे, कम कर देगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी वही एनसेड की फर्दर हमारे पास एक कह दें कि उसकी हैवी हमारे पास एक रेजिमेंट है। अगर हमारे पास पेशेंट मॉडरेट या सीवियर है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरफ जाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हमारे पास क्रीम भी अवेलेबल है, हो जाती कुछ क्रीम्स के साथ हमारे पास इसके कॉर्टिसोन के इंजेक्शन वगैरह। आमतौर पे सेम हमारे पास ये जितने भी ये हील पेन के इशू के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज ज्यादा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी एडिक्शन लाइक करेक्टर है होते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिमार्ट की, DMARD डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल या नॉन बायोलॉजिक और बायोलॉजिक है। नॉन बायोलॉजिक आपके पास वो हैं जो मोनोक्लोनल, मिसाल के तौर पे MTS, मेथोट्रेक्सेट, लेवेनोमाइड वगैरह। और बायोलॉजिक्स के अंदर हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह हैं, जिसके अंदर हमारे पास TNF अल्फा इन इनहिबिटर है आती। आगे इसकी नॉन नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर हमारे पास जो क्या कर सकते हैं, हम रेस्ट कर सकते हैं। एक दूसरी चीज है रेस्ट, मतलब है देखें बॉडी के अंदर रेस्ट का क्या रोल है। रेस्ट आपके पास बहुत सी डिजीज के अंदर आपके पास डॉक्टर की पहली होती है कि बंदा वो काम काम छोड़ के 2 से 3 दिन रेस्ट करे। रेस्ट के अंदर आपकी बॉडी को खुद रिकवरी का मौका मिलता है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास ये फिर ये DPT वाले होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट, उनके जरिए कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आप टॉर्जन या फोर्स लगवाते हैं, तो उससे आपको कुछ वो रिलैक्स मिलता है, कोई कोई फट्टे के ऊपर नीचे। असिस्टेंट डिवाइस आपकी वही है, वेट रिडक्शन। अगर आप वेट रिडक्शन वही है, क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा तो आपके पास वो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। सर्जरी के अंदर हम ज्वाइंट का एक पार्ट निकाल के हम पूरा हम चेंज कर देंगे। एन एंक्लोप्लास्टिक करके हमारे पास से होती है, जो हम पूरी एंकल के अंदर एक पूरा सामने उसको हम रिमूव करते हैं जो डैमेज वाली, फिर हम उसकी जगह हम दूसरी हम रिप्लेस करते हैं। और दूसरी एंकल हमारे पास हो सकता है कि रबड़ या फिर दूसरे पॉलीमर, नॉन रिएक्टिव पॉलीमर की है।
अभी हमारे पास दूसरी हमारे पास बायो लैब है जिसके अंदर हम थ्री थ्री डी बोन्स भी हम वो डिजाइन कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इतना पाकिस्तान में तो काम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे पास इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम है। एनसेड वही हमारे पास नोकर वो पैनाडोल फॉर लाइफ इसकी एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एनसेड आमतौर पे शॉर्ट टर्म पेन के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर की जाती है। लोग डॉक्टर मतलब एनसेड हमारे पास काउंटर प्रिस्क्रिप्शन की जो सबसे बड़ी विक्टिम है वो एनसेड है। इस सेंस में कि हमारे पास बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ एनसेड समझ कर नहीं कहते हैं कि ये हमारे लिए वो काम कर देंगी, मतलब वो रिकवरी कर देंगी। लेकिन बहुत सी कंडीशन में कहिए एनसेड उल्टा हमारे पास उस सिम्टम या उस डिसऑर्डर को खराब करने में भी रोल अदा करती है। इसके बाद हमारे पास ये डिमार्ट्स हैं। डिमार्ट्स के अंदर हमारे पास मेथोट्रेक्सेट वगैरह, लिफ्लोनामाइड है, हाइड्रोक्लोरोक्विन है, और ये इसके हमारे उसकी डोज है मेथोट्रेक्सेट और उसके रेजिमेंट। बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के अंदर हमारे पास ये इन्फ्लिजिमेब और इंटेनरेसेप्ट, टोक्लिज्यूमेब, ये उनकी डोज है। कम्बिनेशन थेरेपी हमारे पास जितनी भी रेमेटाइड के पेशेंट है उसके अंदर हम हमारे पास ये ज्यादा देखा गया कि हमारे पास मतलब सिंगल रेजिमेंट या सिंगल कैटेगरी है वो क्लास हम यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक पेशेंट आता है उसके हमारे पास कोई लैब फाइंडिंग वो आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सबसे पहले तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम लो सेंसिटिव ड्रग यानी कि लो लेवल से हम वो स्टार्ट करें। लो लेवल से स्टार्ट करने का मतलब है कि हम एनसेड दें, और एनसेड के ऊपर अगर वो नहीं बैठता, अगर उसका क्राइटेरिया उसकी रिकवरी नहीं है, तो फिर हम कॉर्टिसोन वगैरह की तरफ आते हैं। और उसी एनसेड या कॉर्टिसोन के सामने हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम सप्लीमेंट दें, सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट के साथ हमारे पास ये डिमांड वगैरह दी हो जाती है। कोई एक थेरापी का अगर कोई कहे कि वो स्पेसिफिक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो लेबोरेटरी फाइंडिंग दे के उस पेशेंट में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीज का अप एंड डाउन है। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर मैं एक केस स्टडी की लूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एज भी बहुत डिपेंड करती है चॉइस और ड्रग के अंदर। अच्छा, बायोलॉजिक्स की जो एक इशू हमारे पास देखा गया है, बायोलॉजिक्स हमारे पास आमतौर पर होती है इन्वेंसिव, इन्वेसिव होती है, मतलब ये हमारे पास इन्फ्यूजन के रूट से दी है जाती है। बायोलॉजिक्स का एक ही हमारे पास इशू देखा गया। इसके अलावा बायोलॉजिक्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल बहुत ही कम है। पाकिस्तान के अंदर आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या बायोलॉजिक वगैरह ये लिमिटेड हॉस्पिटल हैं जो इंपोर्ट करते हैं। बाकी आम मेडिकल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बनिस्बतन हमारे पास एनसेट और ये मीथोट्रेक्सेट वगैरह के। और बायोलॉजिक्स की जो कॉस्ट है ये आपके पास हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, मतलब ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर एक अच्छी खासी मतलब कॉस्ट बनती है। आप लिमिटेड भी अगर हम कर लें तो इसकी 60,000 प्लस के ऊपर इसके हमारे पास एक रेजिमेंट या एक डोज बनती है। बायोलॉजिक डिमांड्स का फायदा ये है कि इसमें हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारे पास मिसाल के तौर पे ये 14 से 15 दिन बाद हमारे पास इसका इंटेक होता है इंजेक्शन की फॉर्म में। और इसके अंदर हमारे पास ये लेस साइड इफेक्ट हैं बनिस्बतन कन्वेंशनल डिमांड के या नॉन बायोलॉजिकल के, जैसे कि हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है। ये फीमेल के अंदर ये देखा गया कि इससे हमारे पास बर्थ डिफॉर्मिटीज के अंदर भी कुछ रोल है कि मतलब उसके अंदर बेबी के चांसेस भी कम है प्रेगनेंसी के। तो ये मेथोट्रेक्सेट का लॉन्ग टर्म यूज अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं 7 से 8 साल, तो इसके अंदर ये चांसेस हैं। और बायोलॉजिकल्स में थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट एक नॉर्मल बंदे की रेंज से बाहर है। इसके अलावा हमारे पास हमारे को ये पता कैसे चलेगा कि ये चीज काम कर रही है या नहीं। इन शॉर्ट अगर आप किसी भी चीज की आप वो देखें तो उसमें रिकवरी रेट आपको उसकी सिम्टम क्या हुए। आप एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने अपना ट्रायल कर लिया, आपने उसको डोज दे दिया, आपने उसको डोजेज रेजिमेंट वगैरह सब दिए, तो अब आपको क्या मिलेगा। अब आप उसके मिसाल के तौर पे आपने उसको आए उसको पहले अगर आपने उससे पूछा कि उसको पेन स्केल मतलब उसको दर्द की शिद्दत कितनी थी, अगर उसके दर्द की शिद्दत कम होने लगी तो मतलब आपकी जो ये रेजिमेंट है या जो डोजेज है ये काम कर रही है। क्योंकि अब हम इसको प्रॉपरली तो हम क्योर नहीं कर सकते,
लेकिन हमने ये देखा है कि हम पेन की इंटेंसिटी या पेन को अगर हम मिनिमाइज कर दें तो हमारे पास ये इसका सक्सेस रेट है तकरीबन, मतलब कि हमने वो डिजीज की प्रोग्नोसिस को हमने रोक दिया, मतलब उसको बढ़ने से रोक दिया। तो इसके अलावा हमारे पास मैं इसकी केस स्टडी देखी जाए। अच्छा, ये हमारे पास सागा खान की वेबसाइट के अंदर इन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर एक कॉलम भी दिया हुआ है। और बाकी आगा खान, जो जैसा कि मैंने बीच में बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर इसका हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर्स या फैसिलिटीज बहुत कम है, लेकिन आगा खान अप टिल नाउ कराची के अंदर बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे हैं PNS शिफा, राहत और लियाकत नेशनल में भी अभी स्टार्ट है। बाकी केस स्टडी के अंदर JPMA के अंदर हमारे पास, एक सेकेंड, JPMA के अंदर हम हमारे पास एक केस स्टडी है, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। हमारे पास इसके अंदर एक केस स्टडी है कि इसके अंदर हमारे पास एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल, और उनको 5-6 साल से वो हमारे पास उसको दिखाई गया कि उनको 6 साल से उनको रेमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी। उसके अंदर उनके फिर जब टेस्ट हुए तो टेस्ट के बाद उनकी कंफर्मेशन हुई, तो हाँ, जब हमने उनके ऊपर वो रेजिमेंट स्टार्ट किए डोज के, मिसाल के तौर पे हमारे पास इसके ऊपर डोजेज का रेजिमेंट स्टार्ट हुआ था, हमने उनको नॉन बायोलॉजिकल डिमांड्स दिए थे तो उसके अंदर रिकवरी नहीं हुई थी। तो फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने नी रिप्लेसमेंट हमने की, आर्थ्रोप्लास्टी। और आर्थ्रोप्लास्टी करने के बाद भी इसके अंदर कुछ सिम्टम ऐसे थे कि जो मजीद बिगड़ रहे थे, बॉडी के अंदर पेन के इशू थे, तो हमने आर्थ्रोप्लास्टी के बाद भी हमने फिर मजीद उसके ऊपर बायोलॉजिकल डिमांड हमने यूज किए। इधर है, और हमारे पास ये वही the symptom had been going on for the past 6 years, for which she was given trial of different rheumatic drugs such as Demar and methotrexate। आफ्टर सर्जरी भी पेन का इशू था, लेकिन हमारे पास ये हुआ विद इन द 3 मंथ फॉलोइंग टीके द बॉडी द फ्लेयर द सोलिंग द टेकिंग टू कंसिडरेशन पॉजिटिव रिटुजिमैब बायोलॉजिकल डिमांड वाज गिवन। तो इसके बाद हमारा हमारे पास के सिम्टम में कुछ बेहतरी आई, और 3 से 4 हफ्ते बाद अब वो बिल्कुल, यानी कि मतलब एक रिकवर, और हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमें अब ये आर्थराइटिस की सीवियरिटी कम है। बाकी इसके अंदर हमारे पास दो डोजेज डिजाइनिंग, वो अगर कोई, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड का कंटेंट हमारे पास ये सेम स्लाइड है जो कि UK हेल्थ केयर कैंटकी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी, इससे मटेरियल है। बाकी इसके अंदर एक केस स्टडी है, अगर यहाँ आ जाए, केस स्टडी के अंदर हमारे पास एक ये डबल स्लाइड है। केस स्टडी के अंदर ये था कि ये सब्जेक्ट एस इस फीमेल पेशेंट है who was diagnosed with rheumatoid arthritis, PMS significant for osteoporosis. She reported the difficulty in painful swelling joint keep her day night. In short, एक आपके पास 60 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसके अंदर rheumatoid arthritis कंफर्म है RF टेस्ट के जरिए। अब इसके अंदर आपने ये डिजाइन करना है, इसका सबसे पहले जो सब्जेक्ट का जो मेन इशू है जो पेशेंट का, वो इसके अंदर पेन का है, पेनफुल। अब पेन के लिए आपके पास बेसिक, आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि अगर ये जो केस स्टडी है, ये हमारे पास बाहर की मतलब कोई पेशेंट है, वहाँ पर हमारे पास ड्रग की हिस्ट्री को कंसिडर किया जाता है। किसी भी हमारे पास रेजिमेंट देने से पहले हम ड्रग की हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेटअप की, यहाँ ड्रग के रेजिमेंट पास हिस्ट्री इतनी इतनी हमारे पास अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट वो ऐसे हैं जो कभी अपना ट्रीटमेंट कहीं और से कराते हैं, कभी वो कराते नहीं है, कभी वो घर में खुद ही वो टोटके वो इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट हिस्ट्री का तो एक हमारे उधर कॉन्सेप्ट इतना नहीं देखा जाता। हाँ, लॉन्ग टर्म वो अगर कोई सर्जरी की तरफ जाए तो वहां पर तो ये चेक है, लेकिन रेगुलर अगर हम OPD साइड पे जाएं
तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम चेक करें, अगर हम पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेटअप के हिसाब से, तो हम इसके अंदर सबसे पहले उनके सिम्टम जो हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको जो डायग्नोस करेंगे कैल्शियम डाइट, और हमको उनको थोड़े से कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरफ हम अवॉइड करेंगे। बाकी आर्थराइटिस बेसिकली वही एनसेड का हम एक हो सकता है रेजिमेंट दे दें, उसके साथ हम मीथोट्रेक्सेट वगैरह कोई भी चीज़ है वो हम उसको एज पर कंडीशन ऑफ पेशेंट हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। साथ ही साथ हम ये हो सकते हैं कि हम उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी का लोड है उसके ऊपर भी हम उनके अंदर कुछ वो लिमिटेशन लगा दें। और बाकी हमारे पास टेस्टिंग हम अगर ये क्योंकि ये सब्जेक्ट तो कंफर्म है, जिसके अंदर हम वो मेथोट्रेक्सेट या डिमार्ड वगैरह के हम स्टार्ट करेंगे, और अगर रेजिमेंट 28 दिन तक कोई इम्प्रूव नहीं करता तो हम उसके अंदर फर्दर इंक्रीज करते हैं कि हम देखते हैं सब क्लास, अगर वो ओरल के ऊपर काम नहीं कर रहा तो हम रूट चेंज करेंगे। आईवी के अलावा हम ड्रग हम चेंज कर देंगे। ड्रग के अलावा हमारे पास हो सकते हैं हम बायोलॉजिकल की तरफ चलिए। बायोलॉजिकल पाकिस्तान में वही शॉर्ट बहुत लिमिटेड है, मिलना भी वो मुश्किल है, लेकिन उसके रिजल्ट बेहतर हैं। और बाकी बायोलॉजिकल के यूज के ऊपर एक पेशेंट की फाइनेंशियल स्टेटस भी काम करता है। मतलब अगर एक पेशेंट फाइनेंशियल तौर पे इतना स्ट्रांग ही नहीं है तो वो अपना काम ये करेगा कैसे, मतलब वो जो एक पेशेंट है वो खरीद ही नहीं सकता। एक मेडिसिन, अब आप उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो हो सकता है वो दिमागी टेंशन में आ जाए। इसलिए एक और चीज़ है हमारे पास पेशेंट काउंसलिंग की भी हमारे पास एक कमी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे उधर जो एक अफसोस का मतलब एक पहलू ये है कि हमारे उधर पेशेंट काउंसलिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें में अगर आप सिर्फ पेशेंट को सही गाइड कर दें तो हो सकता है कि पेशेंट वैसे ही रिकवर कर जाए। हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पेशेंट काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, मतलब वहाँ पे काउंसलिंग बहुत, मतलब उसके अंदर अहमियत के वो हामिल है। किसी भी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास उस पेशेंट का दिमागी तौर पे सेहतमंद होना ज़रूरी है। अब एक पेशेंट है, वो अपनी हालत के बारे में जानता ही नहीं है, उसको डॉक्टर पाँच छः चीज़ें बता के डरा देते हैं, तो हो सकता है कि वो उल्टा वो नेगेटिव थॉट को लेके चले और वो अपनी रिकवरी ना कर सके। तो पेशेंट काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब बाकी इसके अंदर यही है। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।